हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। क्षितिज 2 से लिया गया है और जिसके लेखक नागार्जुन हैं। आपको हम इस कविता को शुरू करने से पहले नागार्जुन के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। नागार्जुन का जो जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था और उनका मूल नाम यानी जो असली नाम था वो बैद्यनाथ मिश्र था। और आरंभिक शिक्षा जो उन्होंने पाया था वो संस्कृत पाठशाला से उनकी हुई थी और फिर बाद में पढ़ाई के लिए वो बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वो श्रीलंका गए और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म में भी दीक्षित हुए थे। वो 2 साल प्रवास के बाद यानी 2 साल श्रीलंका में रहने के बाद 1938 यानी 1938 में वापस भारत आ गए थे। घुमक्करी यानी घूमने और अक्खर स्वभाव के कारण जो नागार्जुन थे बहुत बार उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा भी की थी और सन 1998 यानी 1998 में उनका देहांत हो गया था। नागार्जुन की बहुत सारी काव्य कृतियाँ हैं जैसे युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास भी लिखे हैं, अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है और साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार है। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण वो राजनीति में सक्रिय थे, जिसके कारण उनको अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं और मातृभाषा मैथिली में वे यात्री के नाम से मतलब उनको जाना जाता है, यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन जो थे वो भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति यानी समाज में जो गलत चीज़ें हो रही है उनका वो शुरू से विरोध करते थे और वो व्यंग करने में माहिर थे। तो ये जो कविता है इसलिए एक तरह से उन्हें आधुनिक समय का कबीर भी कहा जाता है। वो अकेले ऐसे कवि हैं उस समय के जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही थी। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि थे यानी लोगों के कवि थे। सामूहिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता भी मिली है और नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की है। तो ये जो कविता है जिसका नाम यह दंतुरित मुस्कान है, इसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं यानी जब भी हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं और उनके लिए हमारे मन में जिस तरह के भाव आते हैं उनको उन्होंने प्रकट किया है। कवि का ऐसा मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है और इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यानी कवि का ऐसा मानना है कि जब आप किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं तो आपका मन कितना भी कठोर क्यों ना हो आप पिघल जाते हैं। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहराती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट लाती है। तो अब हम यहाँ से इसको आगे शुरू करते हैं। तो इस कविता का जो पहला स्टैंजा है वो ऐसे है, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी इस स्टैंजा में कवि बताना चाहते हैं कि कवि एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करते हैं जिसके अभी अभी एक दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे ऐसा लगता है कि मुर्दे में भी जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया हो। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया हो। अब आते हैं इस कविता के दूसरे स्टैंजा पे। इसमें कवि कहते हैं, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल।
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। इसमें इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चर चेहरे में वो जादू है जिसको छू लेने से बांस या बबूल में भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। बच्चा जो है वो कवि को नहीं पहचान पा रहा है और और लगातार टकटकी लगाकर उनको देखे जा रहा है। कवि उस बच्चे से कहता है कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक यानी लगातार देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेंगे। जो तीसरा स्टेंजा है इस कविता का वो ऐसे है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना पाता जान, मैं ना पाता जान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कविता को जो कवि हैं उनको इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उनकी जान पहचान नहीं हो पाई, लेकिन वो इस बात के लिए बच्चे और उसकी माँ को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसके कारण भी जो कवि है उस सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, बच्चा उनको नहीं जानता है, इसलिए वो खूब समझता है कि उससे उस बच्चों जो बच्चा है उनसे यानी कवि की कोई जान पहचान नहीं है। जिसका लास्ट स्टेंजा है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मतलब इसमें कवि कहना चाहते हैं बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है और ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है यानी अमृत पिला रही है, ऐसा ही लगता है। इसी बीच वह बच्चा कनखियों से कवि की ओर देखता भी है। अब जब दोनों कवि और उस बच्चे की आंखें आमने सामने होती है तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं, यानी उस बच्चे की जो मुस्कान की सुंदरता था वो कवि को दिख जाता है। यानी इस कविता में ये जो दंतुरित मुस्कान है, कवि ने एक बच्चे की मुस्कान के बारे में, पूरे कविता के बारे में बताया है कि एक बच्चे की मुस्कान किस तरह आपको अपने तरफ आकर्षित करती है और वो कितना ज़्यादा सुंदर होता है। तो इसी बात को उन्होंने इस कविता में बताया है, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान के साथ ही यहाँ पे एक और कविता है जिसका नाम फसल है। उसमें कवि कहते हैं एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी कवि बताते हैं इस कविता में कवि ने कहा है कि फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान है, इसके बारे में वो स्पष्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि इसे पैदा करने में, फसल को पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता है, बल्कि सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य यानी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। कवि यहाँ बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते हैं। इसी में जो दूसरा स्टेंजा है उसमें कवि कहते हैं फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिकटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसके माध्यम से कवि जो है वो बताते हैं कि फसल को तैयार करने में सबका योगदान होता है। कवि ऐसा बताते हैं कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, अलग अलग मिट्टियों का गुणधर्म, सूरज की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श, और इन सब के मिलने से ही हमारी फसल जो है वो तैयार होती है। यानी ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं फसल कविता में, इसके माध्यम से कवि ऐसा बताते हैं कि फसल को पैदा करने में किनका योगदान होता है। उन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए कहा एक हाथ का नहीं, एक दो नदियों का नहीं, इसको करने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर फसल को उपजने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए, हर मिट्टी का अपना एक अलग गुणधर्म होता है, सूरज की किरणों का एक अलग महत्व होता है, मंद हवाओं का स्पर्श
इसका एक अलग महत्व होता है। यानी कवि ऐसा बताना चाहते हैं, यानी इस कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि फसल को पैदा करने के लिए किन किन चीज़ों का योगदान होता है। तो ये दो यहाँ पे एक यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा फसल, तो ये दोनों कविता यहाँ पे ये दोनों खत्म होते हैं।